हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं सचिन एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके डेली पॉलिटी की क्लास में। और आज हम अनुच्छेद 62 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि राष्ट्रपति का संवैधानिक रूप से देखें तो अंतिम अनुच्छेद कहा जाता है। लेकिन इसके राष्ट्रपति के और अन्य भी अनुच्छेद हैं, जिसमें उनकी शक्तियों के बारे में बात किया गया है। और आज हम उन्हीं शक्तियों के बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद, मतलब अनुच्छेद इम्पोर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन जो संवैधानिक अनुच्छेद थे राष्ट्रपति से रिलेटेड, वो सभी हम कवर कर लिए हैं। बस एक अनुच्छेद आज और बचा है, जिसमें लास्ट अनुच्छेद होगा अनुच्छेद 62 को। और 61 में हमने बहुत बेहतरीन तरीके से क्या पढ़ा था, महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति का। और आप अगर इससे पहले की क्लास अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जा करके यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर जाके देखिए। बेहतरीन तरीके से मैंने महाभियोग की प्रक्रिया को समझाया है, एक एक स्टेप करके समझाया है। अगर आप उसे अच्छे से देख लेते हैं तो यकीन मानिए उसे कभी भूल नहीं पाएंगे। लेकिन आपको उस पे मेहनत करके 1 से 2 बार रिवीजन करना होगा। और आशा करता हूँ कि अगर एक बार उसे अच्छे से फॉलो कर लिए, पूरी वीडियो को अगर देख लेंगे, तो राष्ट्रपति के महाभियोग से रिलेटेड जो जितनी भी कन्फ्यूजिंग आज तक आपके अंदर बनी रही होगी, वो मेरे ख्याल से दोबारा नहीं रहेगी, मैं उम्मीद करता हूँ। बस आप लोग उसे ईमानदारी से एक बार देखिएगा, ठीक है? तो आज के हम अनुच्छेद में 62 को देखेंगे और राष्ट्रपति से रिलेटेड अन्य जो अन्य शक्तियों के बारे में अनुच्छेद है उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का अनुच्छेद जो 62 है, 62 में क्या कही बातें आज आज एक-एक करके हम संवैधानिक अनुच्छेद को समाप्त कर देंगे। 62 तक, 52 से 62 तक संवैधानिक अनुच्छेदों की बात की गई है राष्ट्रपति के। और उसके अगर आगे देखेंगे तो अन्य अनुच्छेद यानी राष्ट्रपति से रिलेटेड अन्य शक्तियों के बारे में प्रावधान दिया गया है, तो उसको भी हम आज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो चलिए 62 को देखते हैं। 62 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 62 कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले, क्या दोस्तों? राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले उसके उत्तराधिकारी का चुनाव करा लिया जाएगा। क्या दोस्तों? राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है दोस्तों, उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले, उनके कार्यकाल को पूरा होने से पहले क्या किया जाएगा? उनके उत्तराधिकारी का चुनाव करा लिया जाएगा। जी हाँ, राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी का चुनाव तो करा लिया जाएगा, लेकिन उसकी कहीं न कहीं कुछ निश्चित सीमा, समय सीमा होगी। कितने दिन के अंदर में कराया जाएगा, कितने महीने के अंदर में कराया जाएगा, कितने साल के अंदर में कराया जाएगा। तो एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊँ, तो राष्ट्रपति का जो उत्तराधिकारी है दोस्तों, उसका चुनाव करा लिया जाएगा, लेकिन 6 महीने के अंदर में वो चुनाव होना चाहिए। क्या दोस्तों? 6 महीने के अंदर ही चुनाव होना चाहिए, 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। तो आशा करते हैं कि अनुच्छेद जो 62 है, ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद 62 कहना क्या चाहता है, ठीक है? तो आइए देखते हैं दोस्तों, हम अभी से इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या? राष्ट्रपति के, क्या दोस्तों? राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्तियां या राष्ट्रपति से रिलेटेड अन्य अनुच्छेदों के बारे में देखेंगे, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आ जाते हैं, जैसे 352 हो गया, 356 हो गया, 360 हो गया, और 71 हो गया, और 72 हो गया। ऐसे अन्य राष्ट्रपति से रिलेटेड अनुच्छेद अभी बाकी हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। उसको भी हमें जानना उतना जरूरी है जितना कि हमने संवैधानिक अनुच्छेद को देखा 52 से 62 तक, ठीक है? तो चलिए डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 61 की बात कर लेते हैं दोस्तों। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप अगर इसमें से अगर कोई भी अगर अनुच्छेद मिस करेंगे, तो कहीं न कहीं आप क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएँगे, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और मैं उन्हीं अनुच्छेदों को, उन्हीं इंपॉर्टेंट चीज़ों को टारगेट कर रहा हूँ, जो कि पीवाईक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, और बने भी हैं और फ्यूचर में भी बनेंगे। बस एक बार आप ईमानदारी से इस सीरीज़ को फॉलो करिए, इस चैनल को फॉलो करिए। यकीन मानिए कि आप अभी तक जहाँ भटक रहे थे, लेकिन अगर आप इस चैनल को फॉलो करेंगे, तो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, उसमें कभी आप मात नहीं खाएँगे, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 कहता है कि चुनाव के संबंध में, क्या दोस्तों? चुनाव के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो, क्या दोस्तों? चुनाव के संबंध में, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका निपटारा कौन करेगा दोस्तों? उसका निपटारा करेगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। क्या दोस्तों? माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस निपटारे का समाधान करेगा। और क्या इनके निपटारे के बाद भी ये मतलब प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, या फिर और कुछ इसमें होगा प्रावधान? जी नहीं, ये जो सर्वोच्च न्यायालय है, इनका निर्णय अंतिम होगा। क्या दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होगा वो अंतिम होगा, ठीक है? जो सर्वोच्च न्यायालय का कहना होगा वही सर्वोपरि मान्य होगा, ठीक है? तो चुनाव के विवाद में अगर कोई भी बाधा उत्पन्न होती है, तो उसका जो डिसीजन कौन करेगा? वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय करेगा। और इनका निर्णय जो है दोस्तों, वो सर्वमान्य होगा। इनका निर्णय कोई मतलब
काट नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि हमारे भारत में सबसे बड़ी जो सबसे बड़ा न्यायालय है दोस्तों, वो कौन सा है? वो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे हाई कोर्ट, फिर उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन जब एक बार कहीं हो जाता है तो उसका निपटारा और किसी के बस की बात नहीं होती है। हमारे सर्वोच्च न्यायालय का ही जो डिसीजन होता है वो सर्वमान्य होता है, उसी को फॉलो हमारा भारत करता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 72 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 72 में क्या कहा है दोस्तों? अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान शक्तियों के बारे में बात की गई है। क्या दोस्तों? हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति कौन कौन से हैं और ये कब कब लागू होते हैं, कहाँ कहाँ पे लागू किए जाते हैं, किस अनुच्छेद में लागू किया जाता है। बस आप ईमानदारी से फॉलो करिए और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि राष्ट्रपति का जो क्षमादान शक्ति है किसमें है? अनुच्छेद 72 में है। तो हम चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि जो राष्ट्रपति के क्षमादान शक्तियां हैं दोस्तों, वो किस प्रकार से दी गई हैं, उसके हम पूरे डिटेल को हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो छोड़ के जाना मत, ठीक है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब तक हमने देखा अनुच्छेद 62 को देखा, अनुच्छेद 71 को देखा, ठीक है। अब अनुच्छेद 72 को हमने देखा, लेकिन अनुच्छेद 72 में जो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताया गया है उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। हम दोस्तों मोटी मोटी हेडिंग नहीं बता रहे, कहने पढ़ाने वाले तो पढ़ा देते कि फला अनुच्छेद में फला चीज़ है, फला अनुच्छेद में ये है वो है, लेकिन उसके अंदर की जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं समझाने से वंचित रह जाते हैं। और ऊपर ऊपर से जब सभी दोस्त पढ़ लेते हैं और जब अंदर से एग्जामिनर कोई क्वेश्चन पूछता है तो फिर उसे करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं जिस अनुच्छेद को उठाऊंगा उसके पूरे डिटेल में अगर दिया गया है तो उसके पूरे डिटेल को मैं डिस्कस करूंगा, उसके पूरे अंदर जाके खंगालूंगा, वहां से जितने बनने वाले क्वेश्चन है सब आपके सामने रखूंगा, ताकि जितना मैं पढ़ा रहा हूं उससे कोई क्वेश्चन आए तो उससे बाहर से ना आए और आप उस क्वेश्चन को करने में सक्षम रहे। बस ये मेरी चाह है, ठीक है। तो आइए एक एक करके राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में देखते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है और कैसे क्या उसके प्रावधान है। एक एक करके हम डिटेल से डिस्कस करने वाले, बस वीडियो को बहुत ही बारीकी से देखना दोस्तों, क्योंकि ऊपर जो अनुच्छेद होता है कि राष्ट्रपति का जो संवैधानिक था उसमें मेरे ख्याल से ऊपर से काफ़ी चीज़ें होती थी, कुछ अनुच्छेद में इजीली हो जाते हैं, बट अभी जो अन्य जो अनुच्छेद है राष्ट्रपति के बारे में वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको इसको पूरे धैर्य से इस वीडियो को देखना है, क्योंकि जो संवैधानिक अनुच्छेद था और जो अन्य अनुच्छेद है, यानी जो राष्ट्रपति के अन्य शक्तियों के बारे में जो अनुच्छेद है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जो संवैधानिक था उसमें थोड़ा सा इजी वे में मेरे ख्याल से सबको ही पता होता है, लेकिन जो संवैधानिक शक्तियों के बारे में बात करता है जो अनुच्छेद, उसके बारे में बहुत लोग कम जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। और आज मैं इस कदर पढ़ाऊंगा कि कोई भी दोस्त इस चीज़ को बहुत इजीली समझ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति के शक्तियों के प्रकार और क्या क्या चीज़ उसमें दी गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं दोस्तों वो कितने प्रकार की होती हैं। तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती है दोस्तों वो 5 प्रकार की होती हैं, 5, ठीक है। क्या दोस्तों? टाइप ऑफ 5, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शक्तियों के नाम। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछते हैं जो डायरेक्ट, कि अगर आपको 4 ऑप्शन दे देंगे उसमें से 3 ऑप्शन राष्ट्रपति के शक्तियों के डाल देंगे और एक जो कोई ऑप्शन रहेगा उसे आउट ऑफ रेंज रख दें, मतलब क्वेश्चन से या टॉपिक से बाहर का जो कोई ऑप्शन होगा उसको रख देंगे। अगर आपको जानकारी रहेगी तभी आप इन चीज़ों को पहचान पाएंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन गलत कर देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला जो शक्तियां हैं वो कौन सा है। वो दोस्तों वो पहला हो जाएगा क्या? लघुकरण की शक्ति। क्या दोस्तों? लघुकरण की शक्ति हो जाएगी। जो 5 प्रकार की शक्ति है तो उसमें से एक हो जाएगा लघुकरण की शक्ति, ठीक है। और दूसरी बात कर लें तो दूसरा हो जाएगा विराम। क्या दोस्तों? दूसरा विराम शक्ति हो जाएगी। अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा जो शक्ति हो जाता है वो परिहार हो जाता है। क्या दोस्तों? तीसरी शक्ति कौन सी है? राष्ट्रपति की तीसरी शक्ति कौन सी है दोस्तों? वो है परिहार, ठीक है। अगर वहीं चौथे शक्ति की बात कर लें तो चौथे शक्ति की बात करेंगे तो वहां पर दिया क्या? प्रविलंबन दिया। क्या दोस्तों? प्रविलंबन, ठीक है। क्या दोस्तों? प्रविलंबन दिया है, ठीक है। और उसके लास्ट अगर शक्ति की बात करें तो क्षमा की बात किया है। क्या दोस्तों? क्षमा की बात की है। क्षमा क्या है उसको हम आगे डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके हम उसके अंदर जाकर के देखते हैं कि क्या चीज़ उसमें दी गई है। अभी तो हमने केवल हेडिंग देखा है, तो आइए देखते हैं इसके अंदर की बात क्या है, और ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं और फ्यूचर में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हमें एक एक चीज़ करके बहुत बारीकी से समझना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं जो लघुकरण की बात किया है उसमें बोला है कि जो सजा होगी, सजा की प्रकृति को बदल दिया जाएगा, मतलब सजा की जो प्रकृति होगी उसमें बदलाव किया जाएगा, मतलब कोई सजा होगी उसके प्रकृति में बदलाव किया जाएगा। ये कौन कहता है? ये लघुकरण कहता है, जो लघुकरण की शक्ति है वो कहता है, ठीक है।
अगर उसके बाद दूसरे शक्ति विराम की बात कर ले तो कह रहा है कि सजा की मात्रा को क्या दोस्तों, जो सजा की मात्रा है उसमें परिवर्तन कर दिया जाएगा, यानी सजा को कम भी किया जा सकता है। क्या दोस्तों, अगर कोई सजा 10 साल की है तो उसको परिवर्तन करके थोड़ा सा कम किया जा सकता है, 12 की जगह 10 कर सकते हैं या 8 कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो विराम शक्ति है तो उसमें सजा की मात्रा को परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, अगर वहीं बात करें परिहार की बात करें दोस्तों, तो परिहार में बोला है कि 6 वर्ष की जगह 2 वर्ष किया जा सकता है। क्या दोस्तों, इसमें 6 वर्ष की जगह 2 वर्ष, यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति को 6 वर्ष की अगर सजा हुई है तो उसको परिहार के द्वारा 6 वर्ष से कम करके 2 वर्ष कर दिया जाएगा। कितना? 2 वर्ष कर दिया जाएगा। आई थिंक अभी तक जितना मैंने बताया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आइए देखते हैं प्रविलंबन की बात कर लेते हैं कि प्रविलंबन में क्या बात कहा है। कह रहा है कि अस्थायी रूप से मृत्यु दंड को टाल देने की बात की गई। क्या दोस्तों, जो मृत्यु दंड दिया गया होता है वो प्रविलंबन के द्वारा अस्थायी रूप से, अस्थायी नहीं, यहाँ पर शब्दों का खेल है। अगर अस्थायी और अस्थायी आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए जो प्रविलंबन वाला ये शक्ति है वो आपको आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि कोई एग्जाम, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे कोई एग्जामिनर हो, वो केवल शब्दों से खेलता है। ठीक है, टॉपिक तो वही रहते हैं, बट उसके जो प्रश्न पूछें की प्रवृत्ति है वो कहीं ना कहीं अलग होती है और हम वहीं में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें हर डायमेंशन को कवर करना है कि क्या चीज़ कहने वाला है या फिर क्या एग्जामिनर आगे पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ आपको इस चीज़ पर ध्यान रखना है कि अस्थायी है या अस्थायी है। ठीक है, अगर मान लीजिए ऑप्शन में दे दिया कि प्रविलंबन में अस्थायी रूप से मृत्यु दंड को टाल दिया जाता है तो तब तो सरासर गलत हो जाएगा। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अस्थायी की जगह अस्थायी की बात किया है। क्या? प्रविलंबन में अस्थायी रूप से मृत्यु दंड को टाल दिया जाता है। क्या दोस्तों? अस्थायी यानी कुछ समय के लिए जो मृत्यु दंड है उसको टाल दिया जाता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट बात करते हैं क्षमादान की शक्ति। क्षमादान में क्या कहा है दोस्तों? अब तक तो हमने लघुकरण, विराम, परिहार, प्रविलंबन देखा। अब आइए देखते हैं कि क्षमा में क्या है। क्षमा का मतलब ये होता है किसी को माफ कर देना। क्या दोस्तों? किसी को माफ कर देना। जैसे नॉर्मल अगर आपसे कोई गलती हो जाती है या आपके सामने कोई गलती करता है, अगर वो व्यक्ति आपसे क्षमा मांगता है तो जाहिर सी बात है आप उसको क्षमा ही करते हैं, माफ करते हैं, ना कि उसको दंड देते हैं। तो इसमें राष्ट्रपति की क्या प्रावधान है? कह रहे हैं कि जो क्षमादान शक्ति है दोस्तों, उसमें कहा है कि पूरा क्षमादान कर दिया जाता है। मतलब किसी व्यक्ति को माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति क्या करता है, इस प्रक्रिया के तहत जो किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड मिली होती है उसको पूरे तरीके से क्षमा कर देता है। क्या दोस्तों? उसको पूरे तरीके से क्षमा कर देता है। अभी तक आपने देखा कि सजा के प्रकृति में परिवर्तन हो जाता है, सजा की मात्रा में परिवर्तन यानी कम सजा हो जाती है। उसके बाद कह रहा है कि 6 वर्ष से 2 वर्ष सजा कम की जा सकती है। फिर चौथा कह रहा है कि अस्थायी रूप से मृत्यु दंड को टाल दिया जा सकता है। मगर अगर 5वीं क्षमा की बात कर लें तो राष्ट्रपति पूर्ण तरीके से, गौर करिएगा मेरी बात को, राष्ट्रपति पूर्ण तरीके से उस व्यक्ति को क्षमा कर देता है। ठीक है, उसमें ना कोई सजा कम होती है, ना उसके सजा की प्रकृति को कम किया जाता है। उसमें पूरी तरीके से व्यक्ति को माफ कर दिया जाता है कि ऐसा मानो कि उसका नया जन्म हुआ है। क्या दोस्तों? ऐसा मानो कि उस व्यक्ति का नया जन्म हुआ है। इस प्रकार जो क्षमादान शक्ति है ये क्या करती है, पूरे तरीके से व्यक्ति को एकदम माफ कर देती है, उसमें कोई भी सजा बाकी नहीं रह जाती है। ठीक है, आशा करते हैं कि जितना मैंने समझाया, जो राष्ट्रपति के प्रकार है और अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 72 को आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूं कि कोई कंफ्यूजिंग नहीं रही होगी, क्योंकि मैंने एक-एक शक्ति के बारे में डिस्कस किया है, चाहे वो लघुकरण हो, चाहे विराम हो, चाहे परिहार, चाहे प्रविलंबन, चाहे क्षमादान की शक्ति हो। मैंने एक-एक चीज़ करके आपके सामने पूरा खोल के रख दिया, मतलब पूरा फोड़ के रख दिया है और पूरे क्लियर करके आपको बताया है। अगर आपको इसके बाद भी आपके अंदर कोई दुविधा है तो समझ लीजिए उसमें फिर आपकी प्रॉब्लम है दोस्तों, क्योंकि मैंने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी आपको समझाने के लिए कि इसमें जो कह रहा है वो आप तक ना पहुंचे या आपको समझ में ना आए। मैंने ऐसी कोई बात, ऐसे कोई टर्म इसमें नहीं छोड़ा है जो आपको ना समझ आए। ठीक है, आशा करते हैं कि अगर आप एक बार देखने से नहीं समझ आता है तो प्लीज़ आप उसे दोबारा देखिए। एक बार नहीं समझ में आता दोबारा देखिए, दोबारा नहीं समझ में आता तो तिबारा देखिए, क्योंकि यार मेरी क्लास जो होती है ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट की क्लास होती है और उसमें मैं वही चीज़ टारगेट करता हूँ जो एग्जाम को हिट करती है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने देखा कि अनुच्छेद 62, 71, 72। ठीक है, कल हम इसके आगे देखेंगे कि जो राष्ट्रपति के अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनकी शक्तियों के बारे में एक-एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कल वीडियो को मिस मत करना। कल की जो क्लास है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल हम देखेंगे अनुच्छेद 352 को देखेंगे, 356, 360,
ये जो तीनों अनुच्छेद है यहाँ से बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि राष्ट्रीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल है, शासन द्वारा जो शासन राष्ट्रपति द्वारा शासन लगाया जाता है, ये सब चीज़ें इन्हीं में डिस्कस की गई है, जो हम आगे देखने वाले यानी कल देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों? तो आशा करते हैं जितना मैंने पढ़ा आपको समझ में आया होगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि आपके कमेंट से हमें पता लगे कि हमारे द्वारा जो प्रोवाइड की जा रही वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है। दोस्तों, जब मैं आपके लिए इतने रात को मेहनत कर सकता हूँ, रात के 1:30 बज रहे हैं, तो आपका भी हक बनता है कि आप भी हमें सपोर्ट करें। आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे, हम उतनी ज़्यादा आपके प्रति मेहनत करेंगे और ये चैनल केवल आपके लिए फ्री बनाया गया है। इस पे कोई भी एक पैसे नहीं लिए जाएँगे, चाहे वो पेड कोर्स होगा, चाहे वो एमसीक्यू बेस पे होगा, चाहे कोई थ्योरी बेसिस पे पढ़ाई जाएगी। आपको एक पैसे नहीं देने पड़ेंगे। बस आप इसे ईमानदारी से फॉलो करिए और उसका अध्ययन करिए। मतलब चैनल का नहीं, सब्जेक्ट जो पढ़ाया जाता है उसका अध्ययन करिए। बस आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा तो आगे हम बहुत आगे जाएँगे और जितना आगे जाएँगे आपको उतना ही ज़्यादा फ्री कंटेंट मिलेगा और फ्यूचर में कभी भी आपसे एक पैसे नहीं लिए जाएँगे। ये मैं प्रॉमिस करता हूँ आज भी और फ्यूचर के लिए भी। ठीक है दोस्तों? तो आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। कल फिर से मिलते हैं नए एनर्जी के साथ, नए अनुच्छेद, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।